नमस्ते बच्चों। तो हमने हाइड्रोकार्बन वाले लेसन के अंदर एल्केन पूरा पढ़ लिया है। एल्केन के 3 भाग हमने पढ़े हैं और उसके तहत वह पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारे अगला भाग है भाग नंबर 2 और वो है एल्कीन। ओके, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला जो अध्याय है इसे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के रूप में पढ़ेंगे। टोटल इस अध्याय के हमारे कितने भाग होंगे? तो 4 भाग मुख्य रूप से होंगे, फिर एक एक्सरसाइज का भाग होगा। तो आप देखिएगा एल्कीन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। N क्या है? कार्बन की संख्या। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर अपन सीखे तो प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम कहते हैं एथीन या इसे एथिलीन भी कहते हैं। अगर बाल को हम बात करें एथिलीन में तो यहां आपको ध्यानपूर्वक बात समझ में आ रही है कि एथिलीन में कार्बन का संकरण निकाला जाए तो क्या आना चाहिए? सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। तो एक कार्बन परमाणु जो है वह 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम कह सकते हैं sp2 संकरण। ज्यामिति की बात करें तो sp2 संकरण लोन पेयर नहीं होने पर समतल त्रिकोणीय ज्यामिति आती है और समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में कभी भी आपसे बंद कोण पूछा जाए तो आप सबको पता है 120 डिग्री आना चाहिए। ओके, इसके अलावा बच्चों आपसे यहां पर मान लो इस अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, सिग्मा बंध का अतिव्यापन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का तो sp2 संकरित कक्षक अतिव्यापन में भाग लेगा और हाइड्रोजन का कौन सा? 1s कक्षक। तो sp2 1s समाक्षीय अतिव्यापन। ये तो जानते हो ना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा समाक्षीय अतिव्यापन से ही बनता है। साथ में मैं आपसे यहां पूछूं कार्बन कार्बन सिग्मा बंध का अतिव्यापन, तो कार्बन का संकरण sp2 है, दूसरे कार्बन का संकरण भी क्या है? sp2 और सिग्मा बंध समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है। इसके अलावा यहाँ पाई बॉन्ड भी है, तो कार्बन कार्बन पाई आबंध का अतिव्यापन अगर पूछा जाए तो हम आंसर देंगे p पाई p पाई समपार्श्विक अतिव्यापन। समझते हो बात बच्चों? पाई बंध को का निर्माण कभी भी संकरित कक्षक नहीं करते, असंकरित कक्षक ही पाई बंध बनाते हैं। तो वो भी यहाँ पर कार्बन है तो इसका कौन सा कक्षक काम आएगा? p कक्षक। pp समपार्श्विक अतिव्यापन से ये पाई बंध बनेगा। टोटल एक क्वेश्चन और पूछे, एथीन में कुल सिग्मा बंध। अगर आपसे पूछे कि एथीन अणु में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। 3 दिख ही रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। पाई बॉन्ड अगर पूछे एथीन में कुल पाई बंध, आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आप सिंपल बातें समझा सकते हैं। देखो ये काफी बार हम सीख चुके हैं। इसके अलावा देखो हम बात करें जैसे एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत काम की बात है। एल्कीन को क्या कहते हैं? ओलिफिन।
अब ओलिफिन क्यों कहते हैं? ओली मतलब एक तरह से ओलियम, और ये फीन्स दो शब्दों से बना। तो ओलियम से मतलब है तेल, तेली, और फीन्स का मतलब है बनाना। तो एक बात ध्यान से समझना कि जब एल्कीन जो होती है, जैसे कि मान लो एथीन है, इसकी क्रिया हेलोजन से की जाए तो यह तेलीय यौगिक का क्या करती है? निर्माण। जब किसी एल्कीन की क्रिया हेलोजन से करते हैं तो तेलीय प्रोडक्ट बनाती है। तो इसलिए एल्कीन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओलिफिन्स कहते हैं। मतलब एल्कीन की हेलोजन से क्रिया करने पर ऑयली प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए एल्कीन को क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स। और ये जो एथीन है यह क्लोरीन से क्रिया कर एथिलीन डाइक्लोराइड बनाती है, या 1,2-डाइक्लोरोएथेन बनाती है, जो कि एल्कीन से बना प्रथम तेलीय उत्पाद है। इसलिए एल्कीन को एथीन को ओलिफिएंट एल्कीन भी कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड C, इसको ओलिफिनिक बंध के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ओलिफिनिक बंध मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ओलिफिनिक बंध कहा जाएगा। तो ये जनरल नॉलेज हो जाएगा एल्कीन से रिलेटेड। अलग आगे के सदस्य बनाना चाहे तो कार्बन बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग सदस्यों का क्या होता जाएगा? निर्माण। राइट। नेक्स्ट और बात समझ आ गया। एल्कीन में समावयवता की बात करते हैं। एल्कीन में समावयवता की हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों एल्कीन जो है वह श्रृंखला समावयवता दर्शाती है। तो समावयवता को हम यहां सीख रहे हैं। तो हम एक बात बोलेंगे, एल्कीन के द्वारा श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक समूह, समावयवता तथा वलय श्रृंखला समावयवता दर्शाई जाती है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म दर्शाई जाती है। और ये सब जो है बच्चों अगर हम सीखे तो संरचनात्मक समावयवता के प्रकार है। तो एल्कीन के संरचनात्मक समावयवी क्या क्या बन सकते हैं? श्रृंखला बन सकते हैं, स्थिति समावयवी बन सकते हैं, क्रियात्मक समूह और वलय श्रृंखला समावयवता। एक और बात, एल्कीन से एल्कीन व साइक्लोएल्केन संरचनात्मक समावयवी बनते हैं। मतलब एल्कीन जो है वह एल्कीन बना सकते हैं, एल्कीन से साथ में साइक्लोएल्केन संरचनात्मक समावयवी का भी क्या कर सकते हैं? निर्माण। जिसे हम यहां पर समझे, नंबर 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के संरचनात्मक समावयवी बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब देखो बच्चों ये प्रोपीन है। अब एल्कीन में आप इसका एल्कीन समावयवी अगर बात करें तो डबल बॉन्ड को इधर लाओगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो श्रृंखला भी चेंज नहीं कर सकते। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके द्वारा हम एल्कीन नहीं बना सकते, इससे अन्य एल्कीन नहीं बनती है। तो साइक्लोएल्केन बना सकते हैं, 3 कार्बन वाली वलय का हम कोई यौगिक बना सकते हैं
और इसका नाम आ जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। तो बताओ प्रोपीन के कुल कितने संरचनात्मक समायोजन बन गए, आंसर क्या हो गया, कुल समायोजन कितने आ गए, 2 संरचनात्मक समायोजन, ध्यान रखना। एल्कीन से एल्कीन तो बना सकते हैं, तो यहाँ एल्कीन नहीं बना पाया तो एक तो खुद ही हो गया, इसका अन्य नहीं बनेगा, और फिर इससे साइक्लोएल्केन बना लिया ये। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H8 अणुसूत्र से निर्मित कुल संरचनात्मक समावयवी बनाइए। ओके, तो C4H8 यह एल्कीन का अणुसूत्र है। हमको कैसे पता चला एल्कीन का है, क्योंकि दुगना होता है हाइड्रोजन, तो एल्कीन समावयवी सबसे पहले बनाते हैं, एल्कीन समावयवी। तो नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड यहां लगा देना। अब दूसरा काम ये करो कि डबल बॉन्ड को चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, कि डबल बॉन्ड पहले यहां था नंबर 1 पे, मतलब 1 ब्यूटीन ये था, अब इसको बीच में ले गए तो क्या 2 ब्यूटीन। अब इधर जाएंगे तो 1 पे आएगा वापस। तो अब आगे क्या करो, श्रृंखला चेंज करो, अगर हो जाए तो। अब देखो एक कार्बन को तोड़ के बीच में लगा दो, 1 2 3 4, सही बात है, ये बन सकता है 2 पर मेथिल प्रोपीन। अब इस वाले में चेंज करते, इधर से तोड़ो बीच में लगाएंगे तो यही बन जाएगा सेम टू सेम। तो इसके कितने एल्कीन समायोजन बने, तो हमारा आंसर हो गया 3। अब साइक्लोएल्केन बनाना है, साइक्लोएल्केन समावयवी बनाना है। तो सबसे पहले हम जितने कार्बन है उतने ही कार्बन की वलय बना देते हैं, उससे पहले वही बनाना चाहिए। 4 कार्बन है तो 4 की वलय बना दी। फिर अब क्या करो, वलय कम की बना दो, 3 की बन गई, 1 क्या जुड़ गया, शाखा के रूप में। अब 3 से कम कार्बन वाली वलय नहीं बना सकते थे, तो बस यही आंसर हो गया। तो साइक्लोएल्केन समावयवी 2 हो गए। तो आंसर बताओ, कुल समावयवी, कुल संरचनात्मक समावयवी बराबर क्या हो गया है, 3 + 2 = 5। तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। अब एक बात बताना, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं हैंड टू हैंड। कभी कभी देखो पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। वन एंड 2 में समावयवता का प्रकार बताना है, कौन सी है, 1 एंड 3 में कौन सी है, 1 एंड 4 में कौन सी है, 1 एंड 5 में कौन सी है, 2 एंड 3 में कौन सी है, 2 एंड 4 में कौन सी है, 2 एंड 5 में कौन सी है, और 3 एंड 4 में कौन सी है, 3 एंड 5 में कौन सी है, और 4 एंड 5 में कौन सी है। ठीक है, इसको मैं 4th नंबर दे देता हूं, इसको 5th दे देता हूं, समझना थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखो बच्चों, पहला और दूसरे में आप देखो श्रृंखला 4 की आ गई, इसमें भी 4 की, तो इसमें स्थिति समान रहता है क्योंकि डबल बॉन्ड की स्थिति बदली है यहाँ, राइट। 1 एंड 3 में बात करें तो डबल बॉन्ड तो 1 पे ही, लेकिन श्रृंखला 4 की थी, 3 की रह गई, तो यहाँ पे हो गई कौन सी समानता, श्रृंखला समानता। 1 और 4 में एल्कीन के लिए बच्चों साइक्लोएल्केन क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाता है, क्रियात्मक समूह समावयवी होता है, या इसको रिंग चेन आइसोमर भी कह सकते हैं, बले श्रृंखला समानता भी कह सकते हैं। अचक्रीय से क्या बना है, चक्रीय बन गया। 1 और 5 में भी क्रियात्मक समूह समानता। 2 और 3 में देखें
डबल बॉन्ड 2 पर था, डबल बॉन्ड 1 पर आ गया, स्थिति बदली और श्रृंखला भी बदल गया। तो यहां बोलेंगे स्थिति प्लस श्रृंखला। ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। देखो दे पाओगे, बोलो 2 व 4 में, 2 व 4 में तो वही क्रियात्मक समूह एल्कीन के लिए साइक्लोएल्केन, 2 और 5 ये भी क्रियात्मक समूह समाया था, 3 और 4 क्रियात्मक समूह समाया था, 3 और 5 यहां पर क्या आ जाएगा, क्रियात्मक समूह समाया था। अब 4 व 5 की बात करें तो यहां पे देखो श्रृंखला वलय कितने की थी, 4 कार्बन की थी, 3 की रह गई, तो यहां श्रृंखला बदली, तो इसको श्रृंखला समावयवता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला समावयवता, क्योंकि जनरली यहां श्रृंखला बदल रही है, 4 कार्बन की श्रृंखला थी, यहां 3 की रह गई। ओके, तो इस प्रकार से हम समावयवता का प्रकार पूछे तो वो भी बता सकते। एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता, जिससे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर 2 वैलेंसी, इधर भी 2 वैलेंसी, यहां ए समूह जुड़े और यहां बी जुड़े। यदि एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें प्रत्येक कार्बन पे जो 2 समूह जुड़े हैं वो भिन्न हो, इधर के दोनों भिन्न हो तथा इधर के भी दोनों क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न, तो ऐसी एल्कीन क्या दर्शा सकती है, ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी। तो अब आप देखो इधर भी ए है, इधर भी ए है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एल्कीन का यह ज्यामितीय समावयवी क्या कहलाएगा, सिस या समपक्ष। और अगर इसी में किसी भी एक कार्बन के समूहों को घुमा दिया जाए, ऐसा विन्यास हो जाए, तो इसको कहते हैं ट्रांस या विपक्ष समावयवी। तो एल्कीन में ज्यामितीय समावयवियों के नाम क्या क्या होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। केस समझ गए ना बच्चों, इस कार्बन पे जुड़े दोनों समूह भिन्न तो इधर वाले पर भी दोनों भिन्न, तब ही एल्कीन क्या दर्शाएगी, ज्यामितीय समावयवता। और देखो CH3, अब मैंने कहा ये है, क्या यह एल्कीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगी, तो इस पर 2 हाइड्रोजन सेम है, तो यह ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगी। और देखो CH3 CH CH2 CH3, क्या यह एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी, तो इस कार्बन पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगी। अगली बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या यह एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी, तो हम बोलेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, ये दोनों भिन्न भिन्न, यहां पर एक CH3 जुड़ा है और एक हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे ये दर्शाएगी। तो कितने समावयवी बन जाएंगे, तो और हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH Br और Cl, क्या यह यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H और क्या जुड़ा है Cl, H और Br, तो ये बिल्कुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। अब जैसे ये रूप बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम समूह एक साइड, तो क्या हो गया, समपक्ष रूप हो जाएगा। ऐसे ही देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH H COOH और H, क्या यह यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा, बोलो। क्या आपसे पूछा जाए कि क्या यह एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी, तो हम बोलेंगे यस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, या इन दोनों को देख लो, तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष रूप कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता सीख सकते हैं। और देखो बच्चों, इसको डिटेल में आप तभी समझ पाएंगे जब अलग से ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे, तो वहां ज्यादा अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं। अब एल्कीन
बनाने की मुख्य विधियां। एल्कीन का निर्माण किन किन मुख्य विधियों द्वारा होता है उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। राइट, तो यहां से अध्याय हमारे अब कंप्लीटली शुरू हो जाएगा। नंबर 1, जीएमपी नंबर 1, पहली बनाने की विधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा पहला तरीका है एल्कीन बनाने का। हम एल्कोहल का क्या करें, निर्जलीकरण, तो हमारे एल्कीन बन जाएगी। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, निर्जलीकरण के लिए जिन अभिकर्मक का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं निर्जलीकारक। और निर्जलीकारक होते हैं सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4। एक निर्जलीकारक होता है निर्जल एल्यूमिना, और एक निर्जलीकारक हमारे काम आता है P2O5 या P4O10। एल्कीन के निर्जलीकरण में हम इन तीनों का उपयोग करते हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र H3PO4 और निर्जल एल्यूमिना। ये किसकी तरह कार्य करते हैं, निर्जलीकारक, मतलब ये निर्जलीकरण कर सकते हैं, जल का निष्कासन करने का कार्य करेंगे। ओके, रिएक्शन का मेथड क्या है, मेथड, जनरल मेथड। देखो, जैसे बच्चों हम उदाहरण से सीखते हैं, CH3 CH2OH और यहां पर दे रखा हो सांद्र H2SO4 और गर्म करना है, 443 केल्विन ताप है। तो देखना बच्चों, ये OH समूह इस वाले जिस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके निकटवर्ती कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो इस अभिक्रिया में इसमें अल्फा कार्बन से OH तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। मतलब अल्फा कार्बन से तो OH हटेगा, बीटा कार्बन से क्या हटेगा, H, तथा अल्फा व बीटा कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा। ये जनरल बात है, देखो बिल्कुल सामान्य जो सीधे सीधे उदाहरण होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। जैसे हमारे 11th 12th की बात करें तो अल्फा से OH हटा, बीटा से एक H हटा, तो यहां CH2 बचा, साथ में एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो एथीन का क्या हो गया, निर्माण, साथ में कौन निष्कासित हुआ, जल। तो एक सामान्य कंसेप्ट हो गया निर्जलीकरण का, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। और उदाहरण देखें, CH3 CHOH CH3 सांद्र H2SO4 के साथ इसे गर्म करें। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल की उपस्थिति में तापमान 443 केल्विन या इससे ज्यादा रखना चाहिए, जब जाके एल्कीन बनने की संभावना प्रबल रहेगी। 2 डिग्री एल्कोहल में आप केवल गर्म करने का साइन लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ लिमिटेशन होती है 1 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री 3 डिग्री में कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब ये देखो OH अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है, दोनों बीटा कार्बन सेम टाइप के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन का विलोपन कीजिए तो आपके एल्कीन यहां बन गई क्या, प्रोपीन प्लस H2O का क्या हो गया, निष्कासन। राइट, थर्ड
और सी क्या, CH3 CCH3 OH और CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल था और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये तो समझ जाते हो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का पता कैसे चलेगा। अल्कोहल अगर 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है OH तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन पे जुड़े तो 3 डिग्री अल्कोहल। देखो क्या बनेगा, सोचिए, ये अल्फा ये बीटा, सब बीटा एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सरलतम कंसेप्ट लगेगा और आंसर आ जाएगा। 2 पर मेथिल प्रोपीन का यहां क्या हो जाएगा, निर्माण, राइट। 2 मेथिल प्रोपीन यहां पर हमारे बन गई है। तो ये बच्चों सरल सरल उदाहरण है। इसके अलावा उदाहरण नंबर 4 और इंपॉर्टेंट समझिएगा पहले, है ना। देखो CH3 CH2 CH2OH और CH3, यहां CH आ जाएगा, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है। ओके, ध्यान से समझना बच्चों ना इस कंसेप्ट को। OH इस कार्बन में जुड़ा है अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा। अब आप देखो इस वाले बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट टाइप के बीटा कार्बन है। तो अलग अलग प्रकार के बीटा कार्बन है, तो संभव सभी उत्पाद यहां पर बनेंगे। जैसे देखो, अगर इसको मैं बीटा 1 कह देता हूं, इसे बीटा 2 कह देता हूं, तो अगर बीटा 1 से हाइड्रोजन निकले तो CH2 ये बन जाएगा 1-ब्यूटीन। लेकिन अगर बच्चों हाइड्रोजन बीटा 2 वाले से निकलता, बीटा 2 वाले से, तो क्या होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनती 2-ब्यूटीन। तो एक से अधिक एल्कीन का क्या हो गया है, निर्माण। तो एक बात ध्यान से समझे, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण संभव हो तो मुख्य उत्पाद का निर्धारण सेट-जैप के नियम द्वारा करते हैं। मुख्य उत्पाद का निर्धारण किसके द्वारा करेंगे, सेट-जैप के नियम द्वारा। और ये नियम क्या कहता है, जब किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, तो वह एल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हो, अधिक एल्कीन मूलक जुड़े हो, वह मुख्य एल्कीन होगी। दोबारा सुनो, जब किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, तो वह एल्कीन मुख्य एल्कीन मानी जाएगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अधिक प्रतिस्थापी मतलब अधिक एल्केन समूह जुड़े हुए हो, राइट। इसे सेट-जैप का नियम कहते हैं। तो बहुत काम का होता है सेट-जैप का नियम। अब देखना, जैसे हम इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाली एल्कीन है तो मतलब ये उत्पाद नंबर 1 और ये उत्पाद नंबर 2। प्रोडक्ट 1 में देखना आप, C डबल बॉन्ड C, यहां H यहां H और C2H5। देखो आप ये CH3 CH2 C2H5 कह सकते हैं। तो एल्कीन मूलक एक ही जुड़ा है, एक एल्कीन मूलक, ऐसे सोच सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट नंबर 1 में ऐसा जुड़ा है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट नंबर 2 की, प्रोडक्ट नंबर 2 की 2 में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन
और एक CH3 और एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक मूलक ये रहा, एक 2 एल्किल मूलक। तो बताओ अधिक प्रतिस्थापित कौन सी एल्कीन है यहां पर, फर्स्ट या सेकंड, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन? तो हम कहेंगे 2 ब्यूटीन। तो यह यहां पर क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगी। समझे बात को या नहीं समझे बच्चों? अगर किसी अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एक से अधिक एल्कीन बन रही हो तो मुख्य एल्कीन का निर्धारण किस नियम द्वारा करते हैं, सेट-जेव के नियम द्वारा। और ये नियम कहता है वह एल्कीन मुख्य एल्कीन होगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हो, अधिक एल्किल मूलक जुड़े हुए हो, राइट। तो यह आपके अल्कोहल के निर्जलीकरण के संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। निम्न अल्कोहल के निर्जलीकरण के उत्पाद क्या होंगे तथा मुख्य उत्पाद क्या होगा। ओके, तो देखते हैं। पहला CH3C, CH3, CH2CH3 और यहां OH। पहला अल्कोहल ये है। ओके, सब ध्यान पूर्वक समझना सब बच्चे, बात बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। सांद्र H2SO4, अब ये तो अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये भी बीटा, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, दूसरा बीटा, दूसरा बीटा। अब ये दोनों तो सेम है, ये अलग है, तो दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी H तो है नहीं यार, बस CH2 CH3 और CH3C डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3। चलो देखो, सोचो क्या कहता आपका शैतानी दिमाग। यहां से निकल जाता तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सेम। यहां से निकलता तो H कम्स, डबल बॉन्ड OH बेटा ना, ध्यान रखना OH और H, अल्फा से OH, बीटा से H, तो ये बन गए। अब आप देखो मुख्य उत्पाद कौन सा होना चाहिए। यहाँ एक और एक, यहाँ एक, तो ये हम कह देंगे मुख्य उत्पाद यहाँ कौन सा हुआ, ये वाली एल्कीन मुख्य उत्पाद हो जाएगी, राइट, क्योंकि अधिक प्रतिस्थापी है। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं बच्चों या नहीं कर सकते? कर सकते हो, बोलो। और देखना एक बी, CH3C, CH2 CH3, CH CH3, CH3, ऐसा है। अब मेरे से कहा गया है कि इस अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले तो नोटिफाई करो, ये अल्फा, बीटा, 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 CH3 CH2 CH, तो तीन अलग अलग है तीनों, तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तीन प्रोडक्ट बना लो। सबसे पहले इधर वाले से बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, CH CH3 और CH3, नंबर 1 तो ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, जब इस वाले से निकालें, CH3C डबल बॉन्ड CH CH3 और CH CH3। बाकी किसी भी समूह को छेड़ना नहीं है आपको, तो जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा से OH निकालना है। तीसरा देखो CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH3 और यहाँ क्या जुड़ा था, CH2 CH3। अब आप सोचो मुख्य उत्पाद कौन सा है। यहाँ एक मूलक, दो मूलक, तीन, चार, चार एल्किल मूलक।
इसमें इधर तो हाइड्रोजन है 8 और ये पूरा 1 2, इसमें 1 2 और 3, तो मुख्य कौन सी हुई ये वाली, तो इसमें 4 प्रतिस्थापी हैं मुख्य उत्पाद। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों या नहीं कर सकते? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको अल्फा बीटा कार्बन को सही चिन्हित करना है और आप आपका आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट बस। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो बच्चों कक्षा 12 में आपको ये एनसीईआरटी में मिलेंगे, साथ में ये कंपटीशन में आपको 100% मिलेंगे सब क्वेश्चन। देखो इससे क्या बनेगा, सोचते हैं, ये अल्फा बीटा, ये भी बीटा, इधर वाला ये दोनों सेम, बीटा 1 और ये हो गया बीटा 2। तो कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है? 2 उत्पाद बन जाएंगे। देखो कैसे, अगर इस वाले से निकले तो यहां डबल बॉन्ड आएगा अल्फा बीटा के बीच, यहां CH3 जुड़ा रह जाएगा। फर्स्ट तो ये बन गया, सेकंड अगर यहां से हाइड्रोजन निकले तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH2 बच गया। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बने। ये तो बन गया 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन और ये है मेथिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि मेथिलिडीन ही माना जाएगा ना इसको, डबल बॉन्ड से जुड़ा डायरेक्ट एल्किलिडीन हो गया। तो अब आप देखो डबल बॉन्ड पर प्रतिस्थापी है, इधर CH2 इधर एक लिए, तो ये मुख्य उत्पाद हो गई। और वैसे में बात बच्चों आपको एक सेल्फी टेक्निक बता दो। यहाँ ये टेक्निक है, हमेशा सब जगह लगेगी, जरूरी नहीं है। सेल्फ केवल 11th व 12th के लिए जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं उससे मुख्य उत्पाद बनता है। ये बात है, ये सेल्फी है। जैसे आप देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां 3 थे, तो इधर कम थे ना, तो ये वाला मुख्य उत्पाद हो। इसमें देखें यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 या 3 है, तो इधर से बनने वाला मुख्य होगा। तो जनरल अपन इसे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो ये अल्कोहल का हमारे क्या पूरा हो जाएगा, निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम मेथिल अल्कोहल। ऐसा क्यों, देखना एक उदाहरण से समझना। CH3CH3OH, CH3CH3OH, CH3CH2OH और CH3OH। ध्यान से समझना। देखो एक बात हमने अभी सीखी है कि जब अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा तो OH हटेगा। OH हमेशा माइनस के रूप में हटेगा, OH माइनस। तो हमें पता है CH3 और यहां पे क्या आएगा, प्लस। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है।
कार्बोकेटायन बनता है। बहुत काम की बात है। निर्जलीकरण में अल्कोहल का OH माइनस हटते कार्बन पे क्या आया प्लस, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का क्या हुआ निर्माण। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो बच्चों, यौगिक की क्रियाशीलता मध्यवर्ती के स्थायित्व के क्या होती है समानुपाती। तो मतलब हम कहेंगे अल्कोहल की निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता जो है वह समानुपाती होती है मध्यवर्ती कार्बोकेटायन के स्थायित्व के। मतलब मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का स्थायित्व बढ़ेगा तो निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। तो इससे ये वाला बना, देखिए इससे ये वाला बना, इससे CH3 CH2 प्लस और इससे बना CH3 प्लस। अब आप बताइए, यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर मैं उल्टा हूं, इधर से मैं इधर आऊं, तो देखो आप C पे प्लस, फिर एक CH3 आ गया, इसमें 2 CH3 आ गए, इसमें 1 2 3, तो उधर से इधर की तरफ आएंगे तो प्लस आई प्रभाव क्या होगा बढ़ेगा, तो C प्लस का स्थायित्व बढ़ेगा। तो अल्कोहल की क्रियाशीलता भी क्या होगी बच्चों बताओ, क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। तो सबसे आसानी से निर्जलीकरण कौन से अल्कोहल का होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से होगा क्योंकि इससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जिसमें प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो सर्वाधिक स्थायी है। राइट, समझ जाएंगे बात, बोलो बोलो, समझ में आ जाएगी ना। तो ये है अल्कोहल का निर्जलीकरण। पहली अभिक्रिया पूरी हो जाएगी एल्कीन बनाने की, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है। ओके, एल्कीन बनाने का दूसरा तरीका है, देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा। ओके, तो ध्यान से समझना इसे, यह CH3 CH2X एक एल्किल हैलाइड है, मोनो हैलाइड है, मोनो एल्किल हैलाइड, मतलब एक हैलोजन जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है इसको अल्फा और दूसरे को बीटा। अगर किसी एल्किल हैलाइड को यदि एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH या सोडामाइड NaNH2 के साथ अगर गर्म कर दिया जाए, जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH या सोडामाइड के साथ, सोडामाइड का सूत्र NaNH2 के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्किल हैलाइड के अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या होगा विलोपन, और एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। तो यहां पर इधर से X हटा तो CH2 बच गया, उधर से भी हाइड्रोजन हट गया तो CH2 बच गया, दोनों की जगह विलोपन होने पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया में HX का विलोपन हुआ है। यहां एल्कोहलिक KOH या NaOH या सोडामाइड HX का विलोपन करते हैं, विलोपन करते हैं। इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा
बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसे बीटा विलोपन या विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजन मतलब HX का निष्कासन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझना, जब कोई एल्किल हैलाइड दिया गया हो, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया गया हो, एल्कोहलिक KOH मतलब एल्कोहल युक्त KOH है, तो आप ऐसा कहेंगे अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, और HX का निष्कासन होगा, HX का विलोपन होगा, और एल्कीन का क्या होगा, निर्माण। इसमें एक से अधिक एल्कीन बनने पर मुख्य उत्पाद सेट-जेप के नियम से बनेगा, सेट-जेप के नियम से बनेगा। तो बच्चों ये तो सेम टू सेम अगर आप समझे तो एल्कोहल वाला इक्वेशन हो गया, लेकिन याद रखना एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने वाला अभिकर्म एल्कोहलिक KOH, NaOH या सोडामाइड। क्वेश्चन सेम है लेकिन पैटर्न अलग है। वो एल्कोहल का निर्जलीकरण था, वहां SN-4 निर्जलीकारक लिया था, यहाँ विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने वाला अभिकर्म कौन है, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। अब जैसे उदाहरण देखना, दूसरा CH3 CH2 CH2 Cl, यहां एल्कोहलिक KOH आ जाए तो सोचो अल्फा से X बीटा से H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा, प्लस क्या बाहर निकल गया HCl। ओके, दूसरी बात, तीसरा उदाहरण देखो, जैसे CH3 CH Cl CH3, यहां पर हमसे कोई पूछे तो बताओ अल्फा ये बीटा ये दोनों तरफ सेम, तो एक ही प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो, बोलो अलग अलग। मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं ये वाला CH3 CHCl CH2 CH2 CH3, बोलो वही अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है। अल्फा पर क्लोरीन, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, दोनों एक जैसे अलग अलग है, तो दो प्रोडक्ट बनने की संभावना हो गई CH2 CH CH2 CH2 CH3, एक तो ये बनेगा, प्लस दूसरा क्या बन सकता है CH3 CH, यहां से H जाएगा तो डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, मतलब ये तो हो गया 1 पेंटीन और ये हो गया 2 पेंटीन। अब बताइए मुख्य उत्पाद, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको सेल्फी टेक्निक बताई थी कि जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो उससे मुख्य उत्पाद का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण के द्वारा। इस अभिक्रिया में HX का विलोपन होगा, करने वाला अभिकर्म कौन सा है, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH क्या कहता है कि HX को खा जाऊंगा, अल्फा से तो हेलोजन को खाऊंगा और बीटा से किसको खाऊंगा, हाइड्रोजन को, और एक से अधिक एल्कीन बनेगी तो मुख्य उत्पाद सेट-जेप के नियम से बनाऊंगा। और देखना, मान लीजिए ये वाला आ जाता एल्कोहलिक KOH, सोचो क्या बनेगा, ये वाला आ जाता क्या बनेगा, अल्फा बीटा। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो क्या दिमाग लगाना है, डबल बॉन्ड HCl। इसमें देखिए अल्फा ये भी बीटा ये भी बीटा ये भी बीटा, सेम ही दोनों, तो कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है,
अगर इस वाले से निकाले तो देखो देखें C डबल बॉन्ड CH2, Cl हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट सोचो, यहां से Cl गया इधर वाले से तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब इस वाले बीटा पर दो वैलेंसी पूरी हुई, दो हाइड्रोजन, इस पर 3 है, तो मुख्य उत्पाद इस वाले का बनेगा, तो यह क्या माना जाएगा, मुख्य उत्पाद माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम बी हाइड्रोजनीकरण भी समझ सकते हैं, राइट। आ जाएगी बच्चों समझ में। तो ये एल्कीन बनाने की दूसरी विधि आपके पूरी हो जाएगी। एल्कीन बनाने की तीसरी विधि है जीएमपी नंबर 3, डाइहैलाइड के द्वारा, डाइहैलाइड के द्वारा। अब हमें क्वेश्चन आया डाइहैलाइड के द्वारा हम एल्कीन बनाना चाहते हैं, तो यहां पर याद रखना अभिकर्मक, सारा का सारा खेल एल्कीन में अभिकर्मक का ही है। देखो अभिकर्मक क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे सांद्र H2SO4 अल्कोहल निर्जलीकरण होगा, एल्किल हैलाइड अल्कोहलिक बेवरेज बीटा विलोपन होगा, बी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। अगर आप ये टेक्निक्स याद रखेंगे, अगर इनको छोटे छोटे बिंदुओं में घर पे लिखेंगे कि एल्कोहलिक बेवरेज आएगा तो ये कार्य होगा, सांद्र H2SO4 आएगा तो ये कार्य करना है, तो आपको कभी भी रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आप भूल जाए, आपको लगे कि ऑर्गेनिक कठिन है। लेकिन अगर आप केवल रटते गए तो याद रखना आपको दिक्कतें आनी ही आनी है। जैसे जिंक चूर्ण आ गया। अब एक बात समझना, डाइहैलाइड 3 टाइप के होते हैं, हमने पढ़े थे 3 टाइप के होते हैं। पहला एक होता है जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो, जैसे CH3 CH Cl Cl, CH2 Cl Cl, CH3 CH3 Cl Cl, एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो वो क्या कहलाता है, जेम डाइहैलाइड। और हमने दूसरा पढ़ा था विसिनल डाइहैलाइड, जब दोनों हेलोजन समीपवर्ती कार्बन पर जुड़े हो, समीपवर्ती कार्बन पर जुड़े हो, निकटवर्ती कार्बन पे जुड़े हो, जैसे CH2 CH2 Cl Cl, CH3 Cl CH2 Cl 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 Cl, तो ये कौन से डाइहैलाइड हो गए, विसिनल डाइहैलाइड। तीसरी बात अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, जब दोनों हेलोजन टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हो, मतलब एक हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर हो तथा दूसरा लास्ट कार्बन पर ये टेक्निक है, देखो सिंपल। जैसे CCC, कम से कम इसमें 3 कार्बन होने अनिवार्य है, वरना फर्स्ट और लास्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये यहां पे जुड़ता है तो ये तो समीपवर्ती हो गया, तो फिर विसिनल ही बोलते हैं।
1 2 3 4 यहाँ यहाँ आ जाए, 1 2 3 4 5 यहाँ यहाँ आ जाए। तो ये जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब देखो ये तो डाइहैलाइड के टाइप हो गए। अब खेल आप जिंक चूर्ण का देखो, ध्यान से समझो। जिंक चूर्ण जो है उसका कार्य क्या है? जिंक चूर्ण का कार्य तो ये करता है विहेलोजनीकरण। क्या करता है? विहेलोजनीकरण मतलब X2 का निष्कासन। X2 का क्या करेगा? निष्कासन। हेलोजन को निष्कासित करेगा। जिंक चूर्ण आ गया तो समझ लो जब किसी डाइहैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा? हेलोजन का निष्कासन। और कैसे करेगा वो आपको समझना पड़ेगा। टेक्निक क्या है? क्योंकि डाइहैलाइड 3 टाइप के हैं, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, तो किस प्रकार से यह उनका विहेलोजनीकरण करेगा, ध्यान पूर्वक समझना। जेम डाइहैलाइड हो तो क्या होगा? CH2Cl2 कहा जाए जिंक चूर्ण के साथ इसे गर्म कर दो। जेम डाइहैलाइड है तो दोनों हेलोजन एक पर ही जुड़े हैं। इस स्थिति में आप ध्यान से समझना, दोनों हेलोजन एक ही पर जुड़े हैं तो आपको 2 अणु लेने हैं। यौगिक के कितने अणु लेने हैं? 2। इस टेक्निक से आप उसका विहेलोजनीकरण करेंगे। मतलब CH2 इधर से बचा, CH2 इधर से बचा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में ZnCl2 क्या हो गया? निष्कासित। तो 2 अणु लेने हैं, जेम डाइहैलाइड आ गया तो, और उनको डबल कर दिया तो हम कहेंगे दुगने कार्बन वाली सममित एल्कीन बनेगी। सममित एल्कीन बनेगी जब जेम डाइहैलाइड हो। जैसे उदाहरण और देखो CH3CHCl। ये जिंक चूर्ण आ गया, गर्म कर दिया। जिंक चूर्ण कहता है हेलोजन को खाऊंगा, हेलोजन खा जाऊंगा, भूखड़ाऊ में 2 लेंगे। अब बताओ इधर से क्या बचा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इस तरीके से बहुत सिंपल टेक्निक है बच्चों, ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। जिस पर दोनों हेलोजन जुड़े वहां से हटाओ दोनों हेलोजन। जैसे ये आपने ऐसा लिया, यहां से हटाया, दोनों डबल बॉन्ड आया, सेम टेलीकास्ट कर दो, सेम रिपीट कर दो। इस तरीके से आप जेम डाइहैलाइड का विहेलोजनीकरण करेंगे और एल्कीन का क्या कर लेंगे? निर्माण। कार्बन दुगने हो जाएंगे इसमें। विसिनल डाइहैलाइड हो तो क्या करेंगे? CH2CH2 Cl जिंक चूर्ण। इसमें बहुत सिंपल है, अड़ोसी पड़ोसी वाले क्लोरीन बाहर निकाल दो बस, और एल्कीन का क्या कर दो? फॉर्मेशन। संगत कार्बन की एल्कीन बनेगी, कार्बन की एल्कीन बनेगी। संगत, कोई डबल नहीं होंगे, कोई कार्बन कम नहीं होगी। और देख लो एक उदाहरण, CH2Cl। सोचो सोचो क्या बनाओगे? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कचरा पट्टी। मान लो ये आ जाता, बोलो विसिनल है ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले को हटा दो। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं? एल्कीन। तो आप जेम डाइहैलाइड लेंगे तो भी एल्कीन बनेगी, विसिनल डाइहैलाइड लेंगे तो भी एल्कीन ही बनेगी। अब देखते देखिए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ले तो क्या होगा?
CH2 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 Cl Cl, जिंक का चूर्ण। अब बताओ, एक यहां से तो एक यहां से। अब देखो जब ये दोनों यहां से निकलेंगे ना तो ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। तो पहले अचक्रीय यौगिकता, फिर क्या बन जाएगा चक्रीय, मतलब CH2 CH2 CH2, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो मतलब यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड हो तो एल्कीन नहीं बनेगी, साइक्लो एल्केन बनेगा। एल्कीन ना बनकर क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन, राइट। जेम डाइहैलाइड लेंगे तो डबल लेना है, विसिनल में अड़ोस पड़ोस से निकाल देना है। मान लो जैसे यहां पर CH2 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 Br Br ये वाला आ जाए तो अल्फा ओमेगा है पहले पर है लास्ट पे। तो क्या करना है बताओ, कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 की रिंग बन गई, आंसर आ गया साइक्लोब्यूटेन। तो ये है जिंक डस्ट का खेल, जिंक चूर्ण ऐसे कार्य करेगा और एल्कीन का क्या कर लेगा, निर्माण। एक आपको बच्चों इसकी एबीएबी क्रिया देखने को मिलेगी आगे जाकर, आप समझना, क्योंकि पूरा खेल समझो एक साथ। मान लो आपको ऐसा देखने को मिले, टेट्राहेलाइड दिख जाए और यहां जिंक डस्ट है, तो ये अड़ोस पड़ोस में यहां से इस वाले केस में एल्काइन बनेगी, क्योंकि एक ये हटा तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एल्काइन का क्या होगा, निर्माण। टेट्राहेलाइड पास पास जुड़े हो चारों हेलोजन, तो एल्काइन का क्या होगा, निर्माण। यह जिंक चूर्ण वाली अभिक्रिया आपके पूरी हो जाएगी, राइट। तो ये जीएमपी नंबर 3 हमने सीख ली है। समझ में आए बच्चों आपको ये? एल्कीन बनाने की अंतिम विधि है हमारे एल्काइन के आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये भी देखो बच्चों कंपटीशन में काफी पूछे जाने वाला फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान से समझना इसको। आप मैं पहले चाहूंगा कि आप इसे देखें, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश। ये एल्काइन है, ठीक है। यदि आप एल्काइन का अपचयन करते हैं PDC या पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा, और इसको कहते हैं क्या, लिंडार उत्प्रेरक। पैलेडीकृत चारकोल, क्विनोलिन में बनाया जाता है इसको। ये कैल्शियम कार्बोनेट, BaSO4 यहां आप ले सकते हैं अगर ये अवेलेबल ना हो, मतलब हम PD प्लस BaSO4 भी ले सकते हैं। हम यहां पर निकेल बोराइड, जिसे P2 उत्प्रेरक भी कहते हैं, वो ले सकते हैं। तो इन तीनों केस में ध्यान से समझना, जब एल्काइन का अपचयन लिंडार उत्प्रेरक द्वारा, P2 उत्प्रेरक द्वारा, रोजेनमुंड अपचायक द्वारा, PD प्लस BaSO4 को रोजेनमुंड अपचायक कहते हैं, PD प्लस BaSO4 क्या कहलाता है, रोजेनमुंड अपचायक के द्वारा अपचयित किया जाता है, तो एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे एक टूटते एल्कीन बन गई। R इधर पहले से जुड़ा था, R भी जुड़ा था। जब ये तीनों कैटेलिस्ट लिए जाएंगे तो इस केस में समपक्ष एल्कीन का क्या होगा, निर्माण। समपक्ष एल्कीन, ध्यान रखना, हाइड्रोजन का समपक्ष योग होगा। यदि संभव हो तो ही बनेगी। देखो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये एल्कीन ज्यामिति से दर्शा सकती है, तो कहेंगे बिल्कुल,
दर्शा सकती है। ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, तो समकक्ष एल्कीन का क्या हुआ, निर्माण। यदि आप यहां पर अपचायक लेते सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, और इसको कहते हैं बिर्च अपचायक, बिर्च अपचायक अगर लेते हैं तो विपक्ष एल्कीन का क्या होगा, निर्माण। यहां पर हाइड्रोजन का विपक्ष योग होगा, मतलब विपक्ष एल्कीन बनेगी। तो यह एल्कीन के बहुत रोचक रिएक्शन है। यहाँ पर अगर आप अपचायक लिंडार उत्प्रेरक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, लिंडार उत्प्रेरक क्या होता है, पैलेडीकृत चारकोल या पीडी प्लस CaCO3 को लिंडार उत्प्रेरक कहते हैं। रोजेनमुंड अपचायक ले सकते हैं, P2 कैटेलिस्ट ले सकते हैं, सोडियम और द्रव अमोनिया भी आप ले सकते हैं। सोडियम द्रव अमोनिया लेंगे या ये तीनों लेंगे तो आंशिक अपचयन होएगा और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एल्कीन का निर्माण होगा। सोडियम लिक्विड अमोनिया के केस में विपक्ष एल्कीन बनेगी, इन तीनों के केस में समकक्ष एल्कीन बनेगी। और अपन ने शुरुआत में सीखा था अगर अपचयन निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम से करेंगे तो पूर्ण अपचयन होगा, और पूर्ण अपचयन के केस में RCH2CH2R एल्केन का क्या होगा, निर्माण। और ये जो है वो है आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन। यहां एक हाइड्रोजन जुड़ेगा जबकि यहां पर 2 हाइड्रोजन अणु जुड़े। तो ये अभिक्रिया भी आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फीड कर ले। आपको याद रखना है एल्काइन का आंशिक अपचयन कौन कर सकते हैं, लिंडार उत्प्रेरक, रोजेनमुंड अपचायक, P2 कैटेलिस्ट और बिर्च अपचायक कर सकते हैं। इन तीनों के केस में समकक्ष एल्कीन, उसके केस में विपक्ष एल्कीन, और ये लेंगे तो पूर्ण अपचयन होगा, एल्केन का क्या हो जाएगा, निर्माण। कुछ क्वेश्चंस आप इसके सीख लो। ये एल्कीन बनाने की हमारे लास्ट रिएक्शन है, फिर एल्कीन बनाने की विधियां फिनिश हो जाएगी और आज की क्लास भी हमारे खत्म हो जाएगी। राइट, देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, PD प्लस CaCO3, बताओ आंशिक अपचयन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समकक्ष विपक्ष कहने की कोई जरूरत नहीं है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम लिक्विड अमोनिया, बताओ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहां भी समकक्ष विपक्ष कहने की कोई जरूरत नहीं है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, C2H5, PD प्लस CaCO3, और इसी का सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। अब बताओ इसमें हम कहें CH3C डबल बॉन्ड C, यहां C2H5 आ रहा है, HH, समकक्ष। ये लिंडार उत्प्रेरक है, समकक्ष। ये बिर्च अपचायक है तो विपक्ष एल्कीन का क्या होगा, तो हम समकक्ष विपक्ष किसके बेसिस पर देख रहे हैं, यहाँ सेम समूह हाइड्रोजन है, सेम साइड तो समकक्ष, डिफरेंट साइड तो विपक्ष, विपक्ष एल्कीन यहां पर बन जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के आंसर देने हमें आने चाहिए। तो यह हमारे कंप्लीट हो जाएगा एल्कीन बनाने की मुख्य विधियां। ओके, थैंक यू।